नमस्कार। एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, राजस्व लेखपाल के लिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कृषि का। दोस्तों, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट सेलेक्टेड टॉपिक है आपके लेखपाल की परीक्षा के लिए। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से रिलेटेड, उन सभी को आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लगभग 5 से 6 वीडियो, आप याद रखिएगा, लगभग 5 से 6 वीडियो में यह जो टॉपिक है आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इस टॉपिक को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 5 से 6 प्रश्न डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। तो आज यह भाग 1 हमारा है। भाग 1 में आइए देखते हैं कौन कौन से हमने फैक्ट और पॉइंट को आज सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फसलों के बारे में बात करेंगे। खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल क्या क्या होती है, इनकी बुआई कब की जाती है, कटाई कब की जाती है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं खरीफ की फसल के बारे में। तो खरीफ की फसल की बुआई आपकी होती है जून जुलाई के महीने में, और इसकी जो कटाई होती है आपकी सितंबर अक्टूबर में कर ली जाती है। तो बुआई और कटाई आपको याद रखना है कौन कौन से महीने में की जाती है। ये जो फसल होती है खरीफ की, ये वर्षा काल की फसलें होती हैं। बुआई के समय अधिक तापमान व अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है खरीफ की फसलों को। इसके अलावा खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो धान हो गया, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, ज्वार, रागी, बाजरा, मूंगफली, ये सभी जो फसलें हैं आपकी खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगली फसल आपकी आती है रबी की फसल। तो रबी की जो फसल होती है इनकी बुआई होती है अक्टूबर से नवंबर के महीने में। कटाई इनकी हो जाती है आपकी अप्रैल से मई के महीने में। और रबी की फसलों को पकते समय, मतलब उगते समय जो है कम तापमान, और पकने के समय जो है अधिक तापमान और दीर्घ प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो कंडीशन आपको याद रखनी है। जो रबी की फसलें होती हैं उनको उगते समय कम तापमान की आवश्यकता होती है, और जब यह फसलें पकने लगती हैं तो पकते समय अधिक तापमान और दीर्घ प्रकाश की आवश्यकता होती है। रबी की फसलों के अंतर्गत गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, मसूर, अलसी, ये सभी इंपॉर्टेंट फसलें आती हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, ये सभी रबी की फसलें हैं। इसके बाद एक और फसल आती है आपकी जायद की फसल। तो ये जो जायद की फसलें होती हैं रबी और खरीफ की फसलों के मध्यवर्ती जो काल होता है इनके अंतर्गत इनको उगाया जाता है। यानी कि रबी की फसलों और जायद की फसलों के बीच जो समय बचता है उस समय काल में जो है जायद की फसलों को उगाया जाता है। मुख्यतः इनको मार्च के महीने में बोया जाता है और कटाई इनकी जून के महीने में कर ली जाती है। इनके अंतर्गत आपको खीरा मिलेगा, ककड़ी मिलेगी, तरबूज, खरबूज, करेला, ये सभी इंपॉर्टेंट आपकी जायद की फसलें, तो इनको आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे कृषि कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं भारत में, उनको भी आइए देख लेते हैं। यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो पहली इंपॉर्टेंट कृषि की विधि आपकी है जीविकोपार्जी कृषि, जिसको हम कहते हैं, जैसे नाम से ही आपको लग रहा है कि इस कृषि का जो उपयोग है केवल जो है, जो आपका जीवन यापन जिस फसल से हो सके, जितने में आपका जीवन हो यापन हो सके उतनी ही फसल का उत्पादन किया जाता है। तो इस कृषि के अंतर्गत जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यूनतम भूमि से अधिकतम उपज ली जाती है, और उपज का जो अधिकांश भाग होता है कृषक अपने परिवार के सदस्यों की उदर पूर्ति के लिए करता है। यानी कि सिंपल सी बात है, इसमें जो है उपज का जो अधिकांश भाग होता है कृषक जो है अपने परिवार के पालन पोषण में उपयोग लाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। और जो है, जो आपकी जीविकोपार्जी कृषि होती है इसको जो है गहन कृषि या जीवन निर्वाह कृषि भी कहा जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। जो आपकी जीविकोपार्जी कृषि होती है इसको गहन कृषि या जीवन निर्वाह कृषि भी कहा जाता है। विश्व की लगभग आधी जो जनसंख्या है इसी कृषि पर निर्भर है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। जो विश्व की आधी जनसंख्या है जीविकोपार्जी कृषि पर ही निर्भर है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसका अन्य नाम क्या है, तो गहन कृषि या जीवन निर्वाह कृषि भी इसको कहते हैं। तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट कृषि की विधि है। इसके बाद अगली विधि आपके सामने स्थानांतरित कृषि। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। तो जैसा कि नाम से ही यहाँ पे आपको लग रहा है, तो यहाँ पे अलग अलग स्थान को पलट के जो है कृषि की जाती है। यह जो कृषि आपकी सबसे प्राचीन विधि कृषि की, इसके अंतर्गत किसी विशेष स्थल पर वनस्पति को काट कर या जलाकर साफ कर दिया जाता है और वहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है। फिर इसके बाद जैसे जैसे यह भूमि अनउपजाऊ हो जाती है, फिर इस स्थान को छोड़कर लोग दूसरे स्थान पर जाते हैं, फिर एक प्रक्रिया अपनाते हैं, दूसरे स्थान के वनस्पतियों को काट कर जलाकर फिर वहाँ किसी कृषि करने लगते हैं। इसके बाद जैसे ही दूसरा स्थान अनुपजाऊ हो जाता है तो फिर इस स्थान को छोड़कर वे दूसरे स्थान पर जाकर इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं और कृषि करने लगते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि। तो आप इसे याद रखिएगा। इसे जो है इस कृषि को कर्तन या दहन कृषि, दहन प्रणाली या पैड़ा पद्धति भी कहा जाता है। यहाँ पे पैड़ा होगा
तो यह जो आपकी स्थानांतरित कृषि होती है इसको हम कल्तन या दहन कृषि भी कहते हैं, या इसको पैड़ा पद्धति भी कहा जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। आपकी जो स्थानांतरित कृषि है यह मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों में देखने को मिलती है, जैसे असम हो गया, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में मुख्यतः जो है स्थानांतरित कृषि का प्रचलन है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। 100% यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपलोड भी किया हुआ है लिस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्थानांतरित कृषि कहाँ कहाँ पे की जाती है, उसका स्थानीय नाम क्या है। तो उत्तर पूर्व राज्य में जो भी स्थानांतरित कृषि की जाती है उसको हम झूम कृषि या झूमिंग कृषि के नाम से आते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित कृषि को हम कहते हैं डेप्पा या डाहिया या बेबर कहा जाता है। इसके बाद उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि को पामा दाबी या कोमान कहा जाता है। मेघालय में स्थानांतरित कृषि को बोगमा कहा जाता है। पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को कुमारी कहा जाता है। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को कुरवा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में पोंदू या पेंदा कहा जाता है। राजस्थान में वाल्टरे या वात्रा कहा जाता है। उसके बाद मणिपुर में पामलू कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को। तो इसे आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा या इसका नोट्स आप बना लीजिएगा। इसके बाद कृषि की अगली वृद्धि है विस्तृत कृषि। तो विस्तृत कृषि में क्या होता है देख लीजिए। इस कृषि विधि में बड़े आकार वाले जोतों पर बड़े बड़े आधुनिक यंत्रों की सहायता से कृषि की जाती है। यानी कि इस विस्तृत कृषि के अंतर्गत जो बड़े बड़े आकार के जोत होते हैं उनमें बड़े बड़े यंत्रों की सहायता से कृषि कार्य को अंजाम दिया जाता है। इस प्रकार की जो कृषि है अमेरिका जैसे विकसित देशों में देखने को मिलती है। और जैसे जैसे हरित क्रांति जैसे स्टार्ट हुई थी भारत में, तो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में भी विस्तृत कृषि का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ये विधि आपको याद रखनी है। मुख्यतः जो है विकसित देशों में विस्तृत कृषि देखने को मिलती है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगली कृषि की विधि आपके सामने है, तो वाणिज्यिक कृषि यानी कि कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, कॉमर्शियल कृषि क्या होती है। इसके अंतर्गत जो है व्यापार के लिए, यानी कि व्यापार के लिए जो है कृषि का जो मतलब कृषि को किया जाता है। यानी कि इसके अंतर्गत जो है वाणिज्यिक फसलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बड़े स्तर पर उत्पादन कार्य को अंजाम दिया जाता है। इसके अंतर्गत जो है उच्च वैरायटी वाले जो बीज होते हैं उनके जरिए जो है फसलों को उगाया जाता है तथा मुख्यतः जो फसलें होती हैं उनका व्यापार किया जाता है। जैसे इसके नाम से ही आपको लग रहा है वाणिज्यिक कृषि, तो यह व्यापार के लिए मुख्यतः इस कृषि को अपनाया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, बस इतनी आपको याद रखनी कि वाणिज्यिक कृषि होती क्या है। इसके बाद अगली कृषि आपके सामने है बागानी या रोपण कृषि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार की खेती बागानों तथा कृषि फार्मों पर की जाती है जिसमें विशेष प्रकार की फसलों या एकल फसलों जैसे रबड़, नारियल, काजू, चाय, कॉफ़ी, केला आदि का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार की खेती को हम कहते हैं बागानी या रोपण कृषि। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगली कृषि आती है जो कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत क्या होता है, जैविक कृषि खेती करने की ऐसी पद्धति है जिसमें कृषक रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर माइक्रोबियल पोषक दाता जैसे शैवाल, फंगस, बैक्टीरिया, माइकोराइजा आदि का इस्तेमाल करते हैं। कीटनाशकों या खरपतवार नाशकों के स्थान पर बायोपेस्टिसाइड यानी कि जैव कीटनाशकों जैसे क्राइसोपा का इस्तेमाल किया जाता है। जिसे आप याद रखिएगा। इसके अन्य तत्व भी हैं जैविक खेती, जैसे आपका गोबर खाद, कंपोस्ट हो गई, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, मिश्रित फसल, अन्य पशु अवशेष, फलों सब्जियों के अपशिष्ट आदि जो हैं जैविक कृषि के अन्य तत्व यानी कि जैविक कृषि के अंतर्गत जो है इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना अक्टूबर 2004 में स्टार्ट की गई थी। फैक्ट आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना अक्टूबर 2004 में शुरू की गई थी। विश्व स्तर पर यानी कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड लेवल पे अल्बर्ट हावर्ड को, ये नाम आप याद रखिएगा, अल्बर्ट हावर्ड को आधुनिक जैविक कृषि का जनक कहा जाता है। बृहत स्तर पर जैविक कृषि को अपनाने वाला विश्व का पहला देश था क्यूबा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम भारत के कॉन्टेस्ट में बात करें तो भारत के कॉन्टेस्ट में जैविक कृषि वाला पहला राज्य कौन सा है, सिक्किम। तो इसे आप याद रखिएगा, भारत का पहला जैविक कृषि वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम। तो इसे भी आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इसके बाद अगली कृषि आपकी आती है एक्वापोनिक कृषि। इसके अंतर्गत क्या होता है, इस नई कृषि पद्धति के तहत किसानों द्वारा पौधे उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन सम्मिलित रूप से किया, यानी कि पौधों के उत्पादन के साथ साथ ही मछली का पालन भी इस कृषि के अंतर्गत किया जाता है। इसमें एक ही टैंक में मछली और पौधों को एक साथ उगाया जाता है। मछलियों के अपशिष्ट के कारण जो टैंक का पानी होता है वो पोषक तत्वों से समृद्ध हो जाता है, जिसके कारण जो पौधे होते हैं उसमें फलते फूलते हैं। तो एक्वापोनिक कृषि के अंतर्गत क्या होता है, इसमें जो है आपका कृषि और
मतलब इसमें जो है मछली और पौधों दोनों को एक साथ उगाया जाता है, जिसे आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। इसके बाद अगली कृषि की विधि आपके सामने है सहकारी कृषि। इसके अंतर्गत क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति आपस में मिलकर व्यावसायिक संगठन बनाकर अपनी भूमि पर कृषि कार्य को संपादित करते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। कृषि उत्पादन जो होता है बाजार की मांग व स्वयं की पूर्ति हेतु किया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, यह सहकारी कृषि। सहकारी कृषि में वे लोग भी शामिल हो सकते हैं जो केवल कृषि मजदूर तथा भूमिहीन है। सहकारी कृषि से निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे भी इंपॉर्टेंट कृषि की विधियां हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक संविदा कृषि भी आप देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। संविदा कृषि के अंतर्गत आपका क्या होता है, इसके अंतर्गत कृषक एक समझौते के तहत किसी कंपनी के लिए उत्पादन कार्य करता है तथा पूर्व निर्धारित गुणवत्ता वाले उत्पादों को संबंधित कंपनी को एक निश्चित समय अवधि में उपलब्ध करवाता है। यानी कि एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के अंतर्गत जो है कृषि जो है उस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जो है फसलों का उत्पादन करता है और निश्चित समय में उस फसलों को जो है उस कंपनी को उपलब्ध करवाता है। इस विधि में कृषक को कंपनी द्वारा नई तकनीक एवं उन्नत किस्म के बीज व उर्वरक एवं परिवहन की सुविधा मुहैया कराई जाती है। इसे आप याद रखिएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मैकडोनाल्ड जो कंपनी है भारत में कई राज्यों हिमाचल प्रदेश से आलू की, छत्तीसगढ़ से पत्ता गोभी की आपूर्ति संविदा कृषि पद्धति के माध्यम से करता है। तो इसे आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इसके बाद ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से कई बार एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है। तो सेरीकल्चर का संबंध आपका होता है रेशम कीट पालन से, एपी कल्चर का संबंध होता है मधुमक्खी पालन से, विटीकल्चर का संबंध अंगूर पालन से, फ्लोरिकल्चर का फूलों के उत्पादन से, उसके बाद वर्मी कल्चर का केचुआ उत्पादन से, हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत जो पौधों जल में पौधों को उगाया जाता है, एरोपोनिक्स के अंतर्गत हवा में पौधों को उगाया जाता है, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत बागवानी की कृषि की जाती है। उसके अलावा पीसी कल्चर के अंतर्गत मछली पालन किया जाता है और ओलरी कल्चर के अंतर्गत सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट 1 था कृषि का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।